असम में तीसरे और अंतिम चरण में 12 जिलों की 40 सीटों के लिए मतदान हो रहे हैं। सुबह 11 बजे तक 33.18% वोटिंग हुई है। तीसरे चरण में बीजेपी के नेता हेमंत बिस्वा शर्मा समेत 337 उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला होगा। इस बार चुनाव में बीजेपी और कांग्रेस के नेतृत्व वाले गठबंधन के बीच मुकाबला है। बीजेपी के नेतृत्व वाले गठबंधन में एजीपी और यूनाइटेड पीपल्स पार्टी लिबरल्स शामिल है। बीजेपी के हेमंत बिस्वा शर्मा जालुकबाड़ी सीट से चुनाव लड़ रहे हैं। इस चरण में सबकी निगाहें बीपीएफ पर गड़ी हुई हैं। पहले बीपीएफ बीजेपी के साथ थी, लेकिन इस बार ये कांग्रेस के साथ है। हमारे सहयोगी रतनदीप चौधरी ने बीपीएफ प्रमुख हंगराम मोहिलारी से बात की है, जिन्होंने अपनी जीत का दावा किया और साफ किया कि बीजेपी के साथ जाने का कोई मतलब ही नहीं है। बहुत इंटेंस इलेक्शन है, बहुत क्रूशियल इलेक्शन है आपके लिए, कैसा देख रहे हैं माहौल? इलेक्शन क्रूशियल हो सकता है, लेकिन पब्लिक मैंडेट हमारे पास है। हम ही जीतेंगे, महाजोधी जीतेंगे, महाजोधी सरकार बनाएंगे। लास्ट जो बोडोलैंड में चुनाव हुए उसमें आप सिंगल लार्जेस्ट हुए, मगर सरकार नहीं बना पाए। बीजेपी और यूपीपीएल एक साथ आने का कारण बोडो वोट डिवाइडेड हो जाएगा? नहीं, बोडो वोट डिवाइजन हो जाएगा, लेकिन हम 60% बोडो वोट हमारे पास है, हम ही मिलेंगे मैक्सिमम। और ये देखो लास्ट बीटीसी इलेक्शन में कैसा हुआ, सारा इंडिया का, सारा असम का जितना भी आरएसएस, जितना भी बीजेपी बीटीसी में आके कैंपिंग किया, तो भी वो लोग नहीं सकता। हमने बीपीएफ ने 17 सीट मिला, वो लोग 9 मिला, 11 मिला, बस। पूरे लोअर असम की बात करें तो जो महाजोट है, पूरा लोअर असम में आप देखो, पूरा लोअर असम में थर्ड फेज में हमारा सीट आएंगे 25 प्लस आएंगे। सेकेंड फेज में भी 25 प्लस है और फर्स्ट फेज में हमारा 20 प्लस है। सरकार ऐसे हो गया। मगर सरकार अगर हो गया तो मुख्यमंत्री कौन बनेगा? सरकार हो गया तो नहीं, सरकार होगा ही, सरकार तो होगा ही। और चीफ मिनिस्टर कौन होगा वो 2 तारीख मई में हम फैसला करेंगे, आज नहीं। हंगरामा मोहिलारी फिर से किंग मेकर बनेंगे? किंग मेकर तो पहले से ही है हम। मगर अगर बीजेपी से न्योता मिला तब क्या करोगे? नहीं, बीजेपी का पास जाने का कोई मतलब ही नहीं है। बीजेपी का पास नहीं जाएगा, हम कांग्रेस के साथ महाजोट में है। और किस तरह से वोटिंग चल रही है, क्या इसका असर रहेगा, इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ इस वक्त हेमंत अत्री जुड़ गए हैं, जो कि एक वरिष्ठ पत्रकार हैं। अत्री साहब, हमसे बात करने के लिए शुक्रिया आपका। तो असम का जो नैरेटिव है, असम में जो हम देख रहे हैं, आपको इस वक्त क्या लग रहा है, सबसे अहम मुद्दे कौन से रहे हैं? क्योंकि सीए एक ऐसा मुद्दा था जो नेशनल लेवल पे अलग चल रहा था और असम में अलग चल रहा था। जी देखिए अंजलि, इस बार जो चुनाव है, इसमें इस बार का चुनाव पिछली बार से काफी हट करके है। पिछली बार जो था, जो पार्टियां पिछली बार बीजेपी के साथ थी, वो इस बार इस तरफ आ गई हैं, कांग्रेस की तरफ महाजोट बन गई है। और जो मुद्दा बेसिकली है, देखिए एक बात तो माननी पड़ेगी, चाहे वो असम की बात कर लीजिए या बाकी 5 स्टेट्स की बात कर लीजिए, नैरेटिव तो बीजेपी फिक्स करती आई लगातार। लेकिन इस बार उन्होंने पहली बार उनको बैकफुट पर लाने की कोशिश की, सीए एनआरसी को लेकर के, और तमाम बेरोजगारी के मुद्दे जिसकी अभी बात करी आपने, उसके बाद चाय बागानों की जो बात है, तमाम ऐसे इश्यूज आए। लेकिन समस्या उसमें सबसे बड़ी है कि सारी का सारा जो नैरेटिव फिक्सिंग का जो मामला है, वो बीजेपी जिस तरीके से चुनाव लड़ रही पूरी ताकत के साथ, पूरे हर धन बल और सब चीजों के साथ, उसमें लगता यह है कि किस तरीके से कौन सी पार्टी कितनी संगठित होकर चुनाव लड़ पाई और किस तरीके से अपने कार्डर को मैनेज कर पाई। जहां तक सवाल चाय बागानों का था, अलग अलग एरियाज के अंदर अलग अलग इश्यूज, लेकिन रोजगार का इशू, सीएनआरसी का इशू, ये असम के अंदर जनरल एक ब्रॉडली असम और वेस्ट बंगाल के अंदर ये कॉमन इशू है और मुझे लगता है कि काफी हद तक चुनाव को प्रभावित करेंगे। हमारे साथ नीरजा चौधरी भी जुड़ गई हैं। नीरजा जी, आपका भी हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया। आप क्या मानती हैं, आपके लिए कौन से ऐसे मुद्दे हैं जो असम में सबसे ज्यादा प्रभावी नजर आएंगे? देखिए, जिस तरह से इकोनॉमिक हार्डशिप है लोगों में, रोजी रोटी का सवाल है, वो एक अहम मुद्दा है ही। सीएए का मुद्दा बहुत ही अहम है, जिसमें भाजपा ने एक रवैया लिया है पश्चिम बंगाल में और दूसरा रवैया लिया है असम में। लेकिन जो ऑर्गेनाइजेशन है पार्टी का,
और जो जिस तरह से उन्होंने अपना सब कुछ झोंका है, अगर कांग्रेस ये जो आज कर रही है 2-3 साल पहले से तैयारी करना शुरू कर देती तो असम तो एक पके हुए फल की तरह था, जिसको कहते हैं लो हैंगिंग फ्रूट, जो कि वो ले जा सकती थी। अब पिकअप कर रही है कांग्रेस पार्टी और वो गठबंधन जो उन्होंने फौज किया है, लेकिन क्या लास्ट मील को पार कर पाएंगे और टाइम पे, ये बहुत बड़ा सवाल था। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कांग्रेस की बेहतरीन रहेगी परफॉर्मेंस, पर क्या सरकार बनाने की तरफ अग्रसर होंगे, ये एक अभी भी क्वेश्चन मार्क है। और सर्वेज तो कह ही रहे हैं कि भाजपा आगे है, लेकिन मुद्दों में मुझे लगता है इकोनॉमिक मुद्दे और सीए दोनों बहुत अहम मुद्दे हैं यहाँ सामने। जी, तो चलिए अब गठबंधन की भी बात कर लेते हैं, क्योंकि पिछली बार कई लोगों का कहना है कि पिछली बार जो नुकसान कांग्रेस को उठाना पड़ा वो शायद अब एआईयूडीएफ के साथ हाथ मिलाने से वो नुकसान ना उठाना पड़े। हेमंत जी, आप क्या मानते हैं? देखिए अंजलि जी, हर चुनाव का एक माहौल अलग होता है, एक तासीर अलग होती है, परिस्थितियां अलग होती है। एआईयूडीएफ की जब आप बात करते हैं, पिछली बार अगर कांग्रेस का सारा जो माहौल खराब हुआ था, जो उनका इलेक्शन ही पिकअप नहीं हो पाया, उसका सबसे बड़ा कारण ये माना गया। लेकिन इस बार की जो स्थितियां हैं वो स्थिति थोड़ी सी डिफरेंट है। सीए और जो एनआरसी का इशू है, जैसा नीरजा जी ने कहा, और जो इकोनॉमिक इश्यूज हैं, बेरोजगारी का इशू है, चाय बगानों का इशू है, और सबसे बड़ी बात यह है कि जो बाहरी और अंदरूनी का भी जो इशू है वो कहीं ना कहीं एआईयूडीएफ के आने से वो कंसोलिडेट होगा। अब समस्या ये इसमें यह आएगी, सवाल ये आएगा कि ये जो महाजोत जिसको हम कहते हैं, जो महागठबंधन जिसको हम कह रहे हैं, वो अपने कांग्रेस को कितना मजबूती के साथ वोटिंग बूथ तक ला करके अपनी वोट को भुना सकता है। और जैसे नीरजा जी ने कहा कि लो हैंगिंग फ्रूट था, लो हैंगिंग फ्रूट आज भी है, प्रोवाइडेड जो इतना भारी प्रचार है चारों तरफ, ऑलराउंड जिस तरीके का बीजेपी ने चुनाव लड़ा है, बहुत ही धन बल हर चीज से, उसमें कितने तरीके से ये अपने बूथ को ऑर्गेनाइज करके, वोट को ऑर्गेनाइज करके वोटिंग बूथ तक ला पाएंगे, ये बड़ा सवाल है। और असम में चुनाव बहुत ही रोचक होने वाला है नए समीकरणों को देखते हुए। जी, चलिए इस चर्चा को हम जारी रखेंगे। हमारे साथ हमारे सहयोगी रतनदीप चौधरी भी जुड़ गए हैं असम से, सीधा उनका रुख कर लेते हैं। रतनदीप, हम बंगाल के ही चुनावों की यहाँ चर्चा कर रहे थे, फिलहाल आप स्थिति दिखाइए, वहां ऑन ग्राउंड क्या चल रहा है और क्या अपडेट्स हैं वहां से? जी हाँ, बहुत दिलचस्प लड़ाई है इस बार तीसरे चरण के मतदान के लिए असम में। हम इस वक्त है चापोर में, जो कि धुबरी जिले में पड़ता है, और धुबरी लोकसभा में धुबरी से चुन के गए हैं एआईयूडीएफ के प्रमुख मौलाना बदरुद्दीन अजमल। हम यहाँ पे चापोर में हैं, जो कि ईस्ट बिलासीपारा कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर पड़ता है, और पिछले बार जो चुनाव हुआ वहां पे बीजेपी के उम्मीदवार यहां से जीत के गए, मगर इस बार एक कांटे कांटे की टक्कर है, क्योंकि कांग्रेस और एआईयूडीएफ अब एक साथ आ चुके हैं एक महाजोट में। अगर लोअर असम की बात करें, धुबरी की बात करें, तो जो बंगाली मुस्लिम वोट है वो बहुत एक डिटरमाइनिंग फैक्टर के रूप में देखा जाता है। लोअर असम में जो 40 सीट हैं, पिछले बार बीजेपी और उनकी सहयोगी पार्टियों ने यहाँ पे 23 सीट जीते थे। और लोअर असम में एक तो है बोडोलैंड क्षेत्र, जहाँ पे आज सुबह से हम लोग रिपोर्टिंग कर रहे थे कि वहाँ पे एक बहुत दिलचस्प लड़ाई है, क्योंकि जो बीपीएफ है, बीजेपी का जो सहयोगी पार्टी था, वो अब महाजोट के साथ है और वहाँ पे लड़ाई है। और यहाँ पे भी आप देख सकते हैं चापोर में, धुबरी में, जो लोअर असम में बंगाली मुस्लिम डोमिनेटेड एरियाज हैं, यहाँ पे एक बहुत टफ लड़ाई है। बात करने की कोशिश करेंगे कुछ लोगों के साथ। आपसे बात करते हैं भाई साहब, आप क्या नाम है आपका? मेरा नाम शाहीन इस्लाम। शाहीन नूर, आप क्या पहली बार वोट दे रहे हैं? फर्स्ट टाइम वोटर? फर्स्ट टाइम वोट दे रहा है। अगर हम ये लोअर असम की बात करें, इस इलाके से संसद में, लोकसभा में चुन के गए हैं मौलाना बदरुद्दीन अजमल। दूसरी तरफ आप यहाँ पे जो दिसपुर में असेंबली में चुन के गए थे बीजेपी का कैंडिडेट, तो ये मुस्लिम माइनॉरिटी डोमिनेटेड एरिया है। इस बार के चुनाव को किस तरह से आप लोग, यंग वोटर्स जो माइनॉरिटी वोटर्स हैं, आप किस तरह से देखते हैं? माइनॉरिटी तो अच्छा लगा है। असमीज में बोलिए না নাই আপনি কি কৈছে আকো কক এতিয়া যে এইবাৰ ইলেকশ্যনটো আপোনালোকে কেনেকৈ চাই আছে? মানে এইবাৰ মহাজোট একেলগে আহি গ'ল, কংগ্ৰেছ আৰু এআইইউডিএফ, অপজিশ্যনত বিজেপি আছে, কেনেকৈ লাগিছে ফাইটটো? ভাল লাগিছে। এটা মানে দুই দল একেলগে কাম কৰিব, কংগ্ৰেছ ইউডিএফ। এটা আমি পৰিস্থিতিটো বৰ ভাল লাগিছে।
और यहाँ पे ये वोटर का मानना है कि जो महाजोट है वो दोनों कांग्रेस और एआईडीएफ एक साथ आने के कारण शायद कंसोलिडेशन हो सकता है मुस्लिम वोट का, मगर ये ऐसे भी इलाके हैं जहाँ पे कि लोगों को चुनाव के पहले पिछले कई सालों में एनआरसी के लिए बहुत तकलीफ उठानी पड़ी। बात करते हैं आपके साथ, क्या नाम है भाई साहब आपका? कौन से? यहाँ इस इलाके के जो लोग हैं, आप लोगों को एनआरसी के लिए बहुत इलाके के लोगों को प्रॉब्लम फेस हुई थी, तो इस बार जो चुनाव में बीजेपी कह रही है कि फिर से एनआरसी होगा, तो इसके एनआरसी कितना बड़ा मुद्दा है आपके लिए? एनआरसी লৈ কিনে মানে মানুহৰ ভিতৰত কথা আছে নেকি ইয়াৰ ইলেকশ্যন যে হৈ আছে আগতে এনআৰসি লৈ কিনে বহুত প্ৰব্লেম ফেচ কৰিব লগা হৈছে? কেনেকুৱা টাইপৰ প্ৰব্লেম? এনআরসি তো দিয়ে নাই। নহয়, এনআরসি কৰাৰ কাৰণেতো বহুত হৈছে, আপোনালোকে বহুত এনআরসি হোৱাৰ কাৰণে তো আমি বহুত হাৰাশাস্তি হৈছো, বহুত জায়গায় গাড়ী ভাড়া দিয়া আৰু বহুত খানাহানি কৰিছো আমি, কিন্তু এনআরসি তো দিয়া নাই। তো এতিয়ালৈকে যে নেক্সট গভৰ্ণমেণ্ট আহিব তেওঁলোকৰ কাৰণে আপোনাক কি বিচাৰে? সি আৰু কি কৰিব সেইটোতো আমি ক'বই নোৱাৰো আৰু। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ये इन इलाकों में जो एनआरसी का प्रोसेस चल रहा था तब लोगों को बहुत दूर जाके अपने डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड लाने पड़े। कुछ ऐसे भी हमने पहले रिपोर्ट किया था कि लोगों को अपने पैसा उधार लेके भी जाके डॉक्यूमेंट्स को प्रूव करना पड़ा, और इसके बाद जो एनआरसी का प्रोसेस वो रुक गया है। तो ये वोटर्स चाहते हैं कि आगे जो सरकार आएगी वो एनआरसी के प्रोसेस को एक कंक्लूजन में लाए। बीजेपी ने अपने जो मैनिफेस्टो है वहां पे एक सीधे तरह से कहा है कि वो एक करेक्टेड एनआरसी लाएगी, जबकि कांग्रेस और महाजोट ये कह रही है कि जो एग्जिस्टिंग एनआरसी है उसको वो कंक्लूजन में लेके जाएगी। तो देखना पड़ेगा किस तरफ रुझान जाता है लोगों का, किस तरफ लोगों क्या समीकरण बनता है। मगर ये लोअर असम का ये जो बैटल है ये बहुत दिलचस्प होता दिख रहा है।